नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज वो लेके आई है आप लोगों के पास, जी को आप लोगों को शायद बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोग सोच रहे थे कि ओपिनियन पोल कब आए बुंदेली वार्ता को। सो बुंदेली वार्ता को ओपिनियन पोल तो नहीं, लेकिन एक सर्वे, एक एनालिसिस लेके आए हैं आपके लाने। एक कंपनी है AM एनालिटिक्स, उन्हें सर्वे करो है डेटा साइंस की मदद से, जो सर्वे भाव है उनके फाउंडर हैं हमारे संगे एस अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब बुंदेली वार्ता में आपको। धन्यवाद धन्यवाद। एस अवस्थी जी हैं जो वो IIT मद्रास के स्टूडेंट हैं। ई के अलावा जो अमेरिका के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई करी है। ई के अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव थे ट्रंप और बाइडेन वाले, वहाँ पे ई तकनीकों को इस्तेमाल करो जौन कंपनी ने उनके संगे सदस्य थे। अब वही तकनीकों को इस्तेमाल करके भैया ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, इन राज्यों में अपनी डेटा साइंस की मदद से भविष्य के जो परिणाम हैं उनको निकालने की कोशिश करी है। बुंदेलखंड में भी इको इस्तेमाल करोगे है। सो भैया से जाने के तय का स्थिति है, का हो सकता इनके हिसाब से। इनकी कंपनी लगातार डेटा साइंस की मदद से जो सब काम कर रही हैं। डेटा साइंस की एक और खूबी है कि केवल चुनाव में नहीं, और सारी चीज़ों में भी इको इस्तेमाल करो जात। मसलन मार्केटिंग कंपनी डेटा साइंस की मदद लेती हैं। खेती किसानी में जी मौसम के हाल चाल रहते हैं, जो कि 10 दिन बाद वर्षा हुई है, सूरज निकले या का रहे स्थिति, वो भी डेटा साइंस की मदद से हो सकत है। चुनाव के भविष्य के परिणाम का हुई हैं इकलाने इनके पास स्वीडन को एक सॉफ्टवेयर है बता रहे हैं, उनके मदद से इन्होंने जो मोशन है लोगन के इमोशन हैं उनकी वजह से इको ईजाद करो है, ये रुझान निकाले हैं। भैया से बात करें ज़्यादा जानकारी के लाने। भैया का है, कैसी तकनीक है, का काम होती में? सबसे पहले तो मैं बुंदेली वार्ता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मौका दिया हमारे एनालिसिस को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। जी जी भैया, एनालिसिस जो जैसे कि आपने बताया, ये जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक भाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी है, बुंदेलखंडी है, वैसी कंप्यूटर की पाइथन होती है, R होती है, जावा होती है। ये डाटा साइंस की पद्धति पर कई फैक्टर्स को अपने अंदर समाती है, गणितीय इक्वेशन बनाती है और गणितीय इक्वेशन के आधार पर भविष्य को प्रमाणित करती है कि इसका भविष्य क्या होगा, परिणाम क्या होगा, भविष्य के परिणाम क्या होंगे। जी जी जी, भविष्य के परिणाम क्या होंगे। तो ये हर सेक्टर में, जैसे भैया ने बताया, हर सेक्टर में ये करते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्शंस में भी किया है। इस पद्धति का उपयोग अमेरिका के चुनाव में भी हुआ है। 2014 से लगातार नेशनल इलेक्शंस हो चाहे राज्य इलेक्शंस हो, इस पद्धति का उपयोग हो रहा है। डेटा साइंस का यूज होता है। डेटा साइंस का यूजेज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं, हो रहा है। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य का भी जो है, उत्तराखंड का भी, पंजाब का भी एनालिसिस किया और लोगों के, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिहेवियरल एनालिसिस, यानी लोगों के भावनाएं, इमोशंस क्या है, इमोशनल एनालिसिस, वो क्या होते हैं। जैसे हम अमेरिका के लिए अब रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं कि हेल्थ केयर में क्या रिकमेंडेशन दें, आपको क्या इंश्योरेंस लेना है, आपका स्वास्थ्य क्या होगा। उसी आधार पे हम लोगों ने इलेक्शंस का किया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी सीट्स किन किन पार्टीज़ को मिल रही हैं, पूर्वांचल में कितनी मिल रही हैं, पश्चिम में कितनी मिल रही हैं, अवध में कितनी मिल रही हैं, और उनमें वोट परसेंटेज कितना मिल रहा है। हाँ, इसका पूरा वो निकाला पूरा एनालिसिस, पूरा निचोड़ है आपके जी पास। जी 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 जी। तो सरकार शुरुआत बुंदेलखंड से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये बुंदेली वार्ता है। जी जी। बुंदेलखंड में आपका जो एनालिसिस है, आपका जो डेटा साइंस की मदद से आपने भविष्य के परिणाम निकाले हैं, जी। क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति होगी बुंदेलखंड में, किस पार्टी की? बुंदेलखंड में हम लोगों ने सर्वप्रथम वोट शेयर्स निकाले थे। तो उसमें यह था कि अगर भाजपा प्लस का वोट शेयर था, सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन का वोट शेयर था, बसपा का वोट परसेंटेज था, तो उसमें यह था कि पिछली बार भाजपा गठबंधन को तकरीबन 39.77% वोट्स मिले थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में, बिल्कुल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार 40% मिलने की संभावना है। वो 40% जो मिलने की संभावना है, उसका 38% बुंदेलखंड से ही आ रहा है। 38% अगर एनालिसिस आप करें तो बुंदेलखंड में से 38% वोट शेयर भाजपा को मिल रहा है, ये हम लोगों का वोट शेयर कहता है। और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ बढ़ा है, उनके गठबंधन का भी ग्राफ बढ़ा है, बुंदेलखंड में भी बढ़ा है और ऑल ओवर भी पूरे संपूर्ण उसमें ही बढ़ा है। तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रन किया था 16 जनवरी को और 6 फरवरी तक। उसमें ये दिखाया गया था कि आज अगर चुनाव होते हैं 6 फेब तक भी,
तो उसमें लास्ट 6 फरवरी तक हुआ। जी रिजल्ट है जी आपके जी पास। जी जी हाँ। जी। उसमें 19 सीटों में से 16 सीटें भाजपा गठबंधन को प्राप्त होती हुई नजर आ रही थी। 19 में से 16। जी। इस बार 3 सीटें कम रहेंगी। इस बार 3 सीटें कम रहेंगी। 6 फरवरी तक का ये डेटा एनालिसिस है। और इसमें 3 सीटें जो हैं वो दूसरी विपक्षी पार्टी को जा रही हैं, जिसको हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही पार्टीज का कंपटीशन है वहाँ पर। ये बुंदेलखंड का एनालिसिस है। और यहाँ पर ये बात भी सत्य है कि इस बार का चुनाव भी जातिगत ही होगा। जातियों का इसमें है, रिलीजन का तो है ही, धर्म का तो है ही। क्या ध्रुवीकरण हो पा रहा है या नहीं, ये तो हमको 8 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जातिगत ही है इस बार का भी इलेक्शन बुंदेलखंड में। जी। बुंदेलखंड में जो 3 सीटें आपने छोड़ी हैं जी। वो 3 आपको कौन कौन, आपको पता होगा कौन कौन छोड़ी, कहाँ दिख रहा है डेटा साइंस की मदद से, कहाँ ज़्यादा वो होगी, फाइट होगी, क्या है? हम आपको प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ बाध्यताओं के कारण नहीं बता सकते कि वो 3 सीटें कौन सी होंगी। हाँ। लेकिन इतना था कि 16 सीट्स में से वोट परसेंटेज जहां पर भाजपा समाजवादी पार्टी की टक्कर है, वहां पर जातिगत समीकरण कुछ ऐसे हैं कि वहाँ जाति इतनी हावी है कि वहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला है उन 3 सीट्स पर। आप ये समझ लीजिए कि जो एनालिसिस निकले थे उसमें 2% का भी अंतर था। 2% 2% कैंडिडेट्स के बीच। तो अगर 40% एक है तो 42% एक है। आपको एक मैं एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में कहूँ, 2% का भी वहाँ पर एनालिसिस हमारा बता रहा था। 8 मार्च के बाद हम लोग इसको और डीपर एनालिसिस भी बता सकते हैं। अभी क्योंकि आज 8 फेब है, तो 10 मार्च से पहले तक का ये है। 2 दिन पहले तक की ये सारी रिपोर्ट है जी आपके पास। जी जी। यहाँ यदि देखा जाए कि अपने यहाँ झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं जी। गरौठा, बबीना, झांसी सदर और मऊरानीपुर। जी जी। तो सबसे कड़ा मुकाबला किस सीट पर दिख रहा है? आपका डेटा साइंस, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सबसे कड़ा मुकाबला इन चारों में से कहाँ होगा, कहाँ सबसे कम अंतर देखा जा सकता है लड़ाई में? इस बार झांसी की यदि आप बात करें तो कंपटीशन तो बड़ा है। झांसी सदर में? झांसी सदर में ही नहीं, हर जगह कंपटीशन बड़ा है। हाँ। व्यक्तिगत सीट्स पर चर्चा ना करते हुए मगर मैं आपको झांसी की ही 4 विधानसभा सीट्स के विषय में बताऊं तो पिछली बार जैसे ओवरऑल एक तरफा वोट शेयर गया था, इस बार एक तरफा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पर्याप्त है कि जैसे कि मैंने बताया कि 16 सीट्स प्राप्त हो सकती हैं। सिर्फ इतना हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जातिगत है। जातिगत जहाँ जहाँ है हम लोग जानते हैं झांसी की 4 सीटों में कहाँ कहाँ जातिगत हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। लिटरेसी रेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ लिटरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पर जाति का उतना इफेक्ट नहीं है। जहाँ पर पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम है वहाँ पर जातिगत है, और जहाँ पर वो है वहाँ पर कड़ी फाइट है। ये सारा जैसे यदि गरौठा देखा जाए तो लोधी और यादव बाहुल्य सीट है। जी जी। बराबर हैं लगभग वोट यादव जाति के और लोधी समाज के। जी जी। और एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, वो लोधी समाज से हैं, एक यादव समाज से हैं। तो वहाँ कड़ा मुकाबला देखता है डेटा साइंस, आपका क्या लगता है? कड़ा मुकाबला वहाँ पर भी होगा, कड़ा मुकाबला हर जगह होगा। झांसी की ही 4 नहीं, 19 की 19 सीटों पर होगा। लेकिन उससे वोट शेयर, वो जो मार्जिन था वो भले ही बढ़ रहा है आपका, बट आप एक तरफा किसी सत्तारूढ़ पार्टी को एकदम से नहीं देख सकते हैं। जो पिछली बार था वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सीट्स में अंतर नहीं आएगा पिछली बार से, जहाँ तक कि बुंदेलखंड की स्थिति की चर्चा ये तो बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 16 के इर्द गिर्द रहेगी। जी जी। समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी इसमें? जो 3 सीट्स हैं वहाँ पर जो सेकंड कंटेंडर है जो समाजवादी पार्टी ही है, और उन 3 सीट समाजवादी पार्टी को मिलने की संभावना भी है 19 में। और वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन इतना कड़ा है कि कहीं पर भी झुकाव हो सकता है। ये हम लोग क्योंकि आचार संहिता के कारण 10 फेब के बाद बता नहीं सकते, तो आपको शायद 8 मार्च की शाम या 9 मार्च को और अच्छे से बता पाएंगे। और अभी चल रहा है, मशीन काम कर रही है अभी, मशीन जी जी हो रहा है। जी जी, मशीन तो लगातार काम कर रही है। 16 फरवरी को काम करेगी। मीडिया में भले ही ना बता पाए, लेकिन मशीन लगातार काम कर रही है। और 0.0 ओपन नहीं कर सकते हैं हाँ आचार हाँ, लेकिन 0.04 सेकंड, 0.004 सेकंड, 2 0 हैं। उस सेकंड्स में अगर हमको 25 करोड़ डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस मिलता है तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि ये विश्व की पहली एक ऐसी संस्था होगी जो 2 डेटा पॉइंट पर भी काम कर सकती है और करोड़ों डेटा पॉइंट्स पर भी काम कर सकती है। और भी तमाम तथ्य रखे हैं आपने हमारे सामने कि 16 तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। इसमें क्या कुछ ऊपर नीचे की संभावना भी है?
लगभग कितने सीटों तक की ऊपर नीचे? 6 फरवरी तक तो इतना ही है। 6 फरवरी तक। हाँ, 6 फरवरी तक इतना ही है। और मैं पसंद आपको ज़रूर बता सकता हूँ परसेंटेज के साथ, प्रतिशत के आधार पर, कि जैसे जब मुख्यमंत्रियों के प्रतिशत के विषय में बात हुई तो योगी आदित्यनाथ जी को तकरीबन 48% तक वोट शेयर मिला। ज़्यादा अंतर अखिलेश यादव जी के में नहीं था, उनके में 39.8% पसंद थे लोगों की मुख्यमंत्री के। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? तकरीबन 8.2% का डिफरेंस है। हाँ, 8.2% का अंतर है। फिर 6% मायावती जी को था। केवल 6%? हाँ, इसीलिए था क्योंकि जब सिस्टम ने पैटर्न कैप्चर किए, पैटर्न होता है बिहेवियर, हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, हमारा भी एक पैटर्न है। एस रामानुजन, जिन पर हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर में, तो उन्होंने भी बताया था कि हर चीज़ का पैटर्न होता है। अगर बालू भी पड़ी हुई है, रेत भी पड़ी हुई है, उसका भी कोई ना कोई पैटर्न है। तो इस पैटर्न के अंतर्गत ये पता किया कि भाई परसेंटेज में अंतर है तो लास्ट में चुनाव बसपा का उठना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार की निष्क्रियता रही है हर जगह, उस निष्क्रियता के कारण ये परसेंटेज और डिप हो ही रहा है यदि लगातार। उत्तर प्रदेश लेवल की अपन बात करें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या डेटा साइंस कह रहा है? हाँ, डेटा साइंस ने ये पता लगाया है कि औसतन भाजपा गठबंधन को 16 जनवरी को भी रन किया था, 6 फेब को भी, जैसा आपने बताया, रन किया था हम लोगों ने। तो उसमें भाजपा गठबंधन को 240 सीट्स मिलने का अनुमान 96% एक्यूरेसी के साथ है, 96% एक्यूरेसी के साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 112 सीट्स मिलने का अनुमान है, वो भी 96% एक्यूरेसी के हिसाब से। बसपा का गठबंधन जो है, बसपा क्योंकि अकेले ही लड़ रही है, तो बसपा को पहले 22 से 26 सीट्स मिलने का अनुमान था, जो हम लोगों ने 16 जनवरी को चलाया था, लेकिन उनका क्योंकि बढ़ा नहीं, कैंपेन राइज नहीं हुआ, तो इसीलिए वो जो है -10 हो गया। तो अब 12 तक भी डिप कर रही है बसपा। 12 भी आ सकती है सीटें, केवल 12 पर सिमट कर रह जाएगी। 12 पर भी सिमट कर रह सकती है, क्योंकि उनका कैंपेन 16 जनवरी तक कह रहा था 22 से 26 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि जितना भी लोअर कास्ट वोट्स है वो शिफ्ट होगा बसपा को। तो जहां पर समाजवादी पार्टी का विरोध है उन जातियों में, भाजपा को वो देना नहीं चाहते, कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, तो वो वोट्स बसपा को जाती और उनको इतनी सीट्स प्राप्त होती। लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण वो सीट्स भी घट रही हैं, और वो वोटर जो है वो कहीं भी टिल्ट कर सकता है, क्योंकि वो अभी अज्ञानी है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। बसपा में जा नहीं सकता, भाजपा में वोट देता नहीं हूँ क्योंकि मैं मूलतः वोटर नहीं हूँ भाजपा का, कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, तो वो अंततः सपा में जाएंगी या नोटा में जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये दिलचस्प होगा। इसके अलावा कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी अपनी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की स्थिति 6 से 7 सीट्स औसतन है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को। अगली बार 4% वोट शेयर था कांग्रेस का लगभग। नहीं, पिछली इस बार जो अनुमानित है वो यह है कि 4% से काफ़ी कम होगा। पिछली बार शायद जहाँ तक याद है 6 से 7% था, इस बार 4% से भी कम वोट शेयर मिलने का अनुमान कांग्रेस को है। और कम होगा? हाँ, 4% से भी कम। प्रियंका जी का वो था एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन, हाँ, कहीं ना कहीं विफल होगा। विफल इसीलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका भी एनालिसिस किया था। वेरिएबल में जेंडर इक्वेलिटी डाली, जेंडर इक्वेलिटी के साथ वुमेन एम्पावरमेंट डाला। तो जेंडर इक्वेलिटी कैंपेन के अंतर्गत ये चुनाव नहीं है। अगर आप जेंडर इक्वेलिटी पर लड़ते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर लड़ते हैं, तो ये विश्व के लिए अच्छा है, भविष्य में देश के लिए अच्छा है। लेकिन वर्तमान में किसी भी राजनीतिक पार्टी को जेंडर इक्वेलिटी के आधार पर वोट शेयर राज्य चुनाव में नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए ये, और इनका क्योंकि इन्होंने 40% टिकट्स महिलाओं को बांटे, पहली बार 403 सीट्स पर काफ़ी सालों बाद अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं अकेले, लेकिन इसका प्रभाव उनके वोट शेयर पर नहीं पड़ा, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है चुनावी एनालिसिस में, जनता इसको मुद्दा मान ही नहीं रही है। और क्या क्या आंकड़े हैं आपके हिसाब से, और कुछ आपने किया? ये जो आपने कहा कोविड-19 से विपक्षी दलों को बहुत हानि हुई। हाँ, कोविड के 2 फैक्टर थे। सत्ता के लिए 2 फैक्टर थे, एक तो पक्ष, एक विपक्ष। ठीक है। पक्ष और विपक्ष के साथ साथ पक्ष ये फैक्टर था कि जितना भी रैली बढ़ती, हम लोगों ने डेटा साइंस में देखा, उतना ग्राफ बढ़ रहा था विपक्षी दलों का। जितनी रैलियां बढ़ रही थी, आपको जो बुंदेलखंड में 19 नहीं बता रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि अखिलेश यादव जी यहाँ रैली कर चुके थे। हाँ, तो क्योंकि वो रैली कर चुके थे तो वो प्रभाव दिखा। अगर रैलियां इतनी ही मात्रा में होती, कोई सीमित ना होता, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, अगर असीमित होती, तो इसका फायदा विपक्षियों को ज्यादा था तो दोनों को, सत्तारूढ़ को भी एवं विपक्षियों को भी, लेकिन विपक्षी को ज्यादा मात्रा में था, सत्ता को कम मात्रा में। क्या यह कह सकते हैं हम लोग कि यदि कोविड-19 के कारण रोक नहीं होती इस पर, रैलियों वगैरह पे, तो समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल माना जा रहा है,
उसकी सीटों में और बढ़ोतरी होती है, हम 16 से भारतीय जनता सिमट के 12, 13, 10 के आसपास होती क्या, यदि रैली और होती है अखिलेश यादव की तो? कोविड का एक विपक्ष फैक्टर ये भी था कि भाई अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिसीज्ड केसेस, डेथ्स बढ़ेंगे, मृत्यु बढ़ेंगे, तो उसका जो सीधा ब्लेम है वो सत्ता को जाता है, सरकार को जाता है। हाँ, बिना वो डेटा साइंस कह रहा था, बिना कास्ट के फिर वोट्स कम होते, लेकिन क्योंकि इस बार की लेयर में डिसीज्ड केसेस ईश्वर की कृपा से कम ही रहे हैं, तो इसका ओवरऑल अगर देखें तो नकारात्मक पक्ष विपक्षों को ही रहा है, क्योंकि डिसीज्ड केस का फैक्टर पड़ा ही नहीं, लोगों की मृत्यु इतनी हुई नहीं, लोगों का सत्ता से गुस्सा नहीं है उस विषय में वर्तमान की तीसरी लहर हावी नहीं हो पाई। हाँ, तो इससे विपक्ष की जो हवा क्रिएट हो रही थी वो नहीं हो पाई, और रैली रुकने के मुद्दा नहीं मिला। हाँ, मुद्दा नहीं मिला, रैली रुकी, उनका डिजिटल अनुपस्थिति, शायद सत्ता को यह पता था कि हम डिजिटली ज्यादा मजबूत हैं, विपक्षी दल इतने मजबूत नहीं है, उसका लाभ मिल रहा है। तो दो तरफ से फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, कोविड के और ये बंदिशों के कारण, जी। बहुत बढ़िया। ये चलती तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लाभ होता और विपक्षियों को भी लाभ होता, सभी विपक्षी दलों को होता। हाँ, लेकिन शायद बसपा को भी काम करना पड़ता, निष्क्रियता से तो किसी परिस्थिति में लाभ नहीं होता है। और सर क्या क्या है इसमें, और क्या खास चीजें हैं अपने बुंदेलखंड झांसी के लिए, क्या अध्ययन हुआ है इस पर? अध्ययन तो यही हुआ है, ये जातिगत ही होने हैं इस बार के चुनाव, तो जाति में कुछ प्रतिशत तक वोट बैंक अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, लेकिन शायद इतना नहीं हो पा रहा है कि वो सीटों को बदल दे। ये एक मूलतः बेसिक चीज़ है। और ये जो हम लोगों ने की है, ये कंपनी जो है इसरो द्वारा भी सम्मानित की गई है 5 बार। इसरो द्वारा आपकी कंपनी? जी, हमारे कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो काम करते हैं डिस्क्रीटली, जैसे हम लोग बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, जो इसरो द्वारा संचालित है, हमारे मेंबर्स वहाँ से सर्टिफाइड हैं। यूनूसा एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, और CSST सेंटर फॉर स्पेस साइंस इन टेक्निकल एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, तो उसमें हम लोग 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। और एक इंग्लैंड की दिग्गज मीडिया कंपनी है फाइनेंशियल टाइम्स, वो और सीड स्टार्स जो दूसरी कंपनीज हैं, जो अफ्रीका में भी हैं, रशिया में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है, उन्होंने हम लोगों को विश्व की टॉप 2000 संस्थाओं में से चुना है, जो संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत हम लोगों को टॉप 2000 ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने चुना है, और उसमें हम लोग को $49,000 एक फंडिंग के रूप में दिए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 37 लाख रुपए होती है। कुछ चुनाव आयोग की बाध्यता है जिसके कारण आप खुल के नहीं बता रहे हैं। ये 4 सीटें जो हैं, गरौठा, मऊरानीपुर, बबीना और झांसी। जी। व्यक्तिगत इस साक्षात्कार के बाद क्या जानकारी दे सकते हैं? अपने पास है, कुल मिला के कह सकते हैं है अपने पास? हाँ, अपने पास हर सीट का है, 403 सीट का, पंजाब की 117 सीट का और उत्तराखंड की 70 सीट का अपने पास पूरा है। लेकिन बाध्यताओं के कारण हम बता नहीं सकते। हाँ, शायद आपको 8 मार्च के बाद पूरी स्थिति बता दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली वार्ता का सभी का बहुत धन्यवाद। नायक जी, यादव जी और पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद एवं बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो ये थे हमारे साथ AM एनालिटिक्स कंपनी के फाउंडर यश अवस्थी जी हैं। इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, कि जो अमेरिका के कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद IIT मद्रास के भी स्टूडेंट रहे हैं। और जो अमेरिका का चुनाव था, राष्ट्रपति का चुनाव, ट्रंप और बाइडेन वाला जो चुनाव था, वहाँ पे भी इन्होंने इसी तकनीक के मदद से काम किया है। वहाँ के भी कुछ रिजल्ट निकाले थे। अब चूंकि ये यहाँ है कोरोना की वजह से, तो इन्होंने यहाँ पे भी अध्ययन किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की विधानसभा। आज इनसे बात हुई, चूँकि इनके पास जो ज़्यादा डेटा था वो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि अपने बुंदेलखंड के लोगों को भी पता चले कि क्या है यहाँ की स्थिति, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एक और चीज़ है इसमें हमारे दिमाग में चल रही है, जैसे आपका डेटा साइंस काम करता है, डेटा एक ज्योतिष विद्या है, अंकशास्त्र भी है, ये भी इसका क्या वो रहता है? जैसे ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन अंकों का विज्ञान है डेटा साइंस। तो चुनावी विज्ञान का आधार है डेटा साइंस। पहले क्या होता था, हम लोग भविष्य बताते थे आंकलन के आधार पर, सर्वे के आधार पर। सर्वे में आप 20 लोगों को लेते थे 100 लोगों में। अब 20 लोगों का मूड वो 100 लोग नहीं बता सकते, नहीं इंटरप्रेट कर सकते। हम लोग सभी 100 लोगों को लेते हैं। तो जब डेटा साइंस में प्रत्येक व्यक्ति को का एनालिसिस हम लोग लेते हैं, तो यही अंतर है सर्वे में। सर्वे में और मेहनत भी कम है। जैसे भैया आपकी मेहनत बहुत है,
बुंदेली वार्ता की मेहनत बहुत हाँ, है, हम लोगों को फिजिकली पहुंचना बहुत पड़ता है सभी पहुंचना जगह। पड़ता है, पूछना पड़ता है, इमोशन जांचना पड़ता है, और फिर भी अगर आप 30% भी जनता को कवर कर लेते हैं तो ये आपकी महानता है और सक्सेस है। सही है। डेटा साइंस घर बैठे ही प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100% डेटा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के इमोशंस पढ़ता है। जी जी क्योंकि इमोशंस पढ़ने हम भी निकले हैं। बिल्कुल। मुझे से लोग कुछ और कहते हैं लेकिन इमोशंस कुछ और होते हैं, बिल्कुल। उन्हें भी हम लोग भांपने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके पास एक तकनीक है, अद्भुत तकनीक है कि आप घर बैठे इमोशंस समझ लेते हैं। जी जी हम लोग तो पूरे दिन पूरी रात घूम रहे हैं। सही बात है। आपका कार्य बहुत महान है। आप एक चौथे स्तंभ हैं भारत बहुत के। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे ये सारी बातें शेयर की और जी, हमें बताया। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपकी कंपनी ऐसे ही आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद यस अवस्थी जी, बहुत बहुत थैंक यू।